नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, राजस्थान जीके के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। राजस्थान जीके का पेपर नंबर 4 है ये। देखिए, यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं उसका मूल्यांकन करने के लिए हम राजस्थान जीके के प्रश्न आपके लिए बिल्कुल 1-2 वीडियो के बाद लेकर आते रहते हैं। तो इसके पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं टेस्ट के तो वो ज़रूर देखिएगा, और जो 7 क्लासें हम राजस्थान जीके की पढ़ चुके हैं उनको नहीं देखा है तो चैनल पर आपको मिल जाएगी। साथियों, ये जो पेपर है 3rd ग्रेड का मेन एग्ज़ाम जो आपके जनवरी में आयोजित होने वाला है उसके लिए, और साथ ही 2nd ग्रेड की भर्ती के लिए भी बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 40 प्रश्न है, टारगेट होना चाहिए 40 में से 39 प्रश्नों को सही करने का। क्योंकि एक आध प्रश्न गलत हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन जो मैंने पढ़ा रखा है उन्हीं चीज़ों में से आपके टेस्ट है। साथियों, एनसीईआरटी आरबीएससी की पुस्तकों का निचोड़ है ये। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए राजस्थान का अफवाह तंत्र अभी हमारे टॉपिक चल रहा है, तो नदियों से संबंधित सारे ही यहाँ पर प्रश्न सम्मिलित कर लिए गए हैं जो अभी तक आपने पढ़ा है। पहला प्रश्न है आपके, राजस्थान में बहने वाली नदियों को मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 1, 2, 3 और 4। तो साथियों, प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपका सही है? राजस्थान की जो नदियां हैं इसको मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अतः तीसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। कौन कौन से 3 भाग है? तो आंतरिक अपवाह वाली नदियां हैं आपके, एक आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं और एक आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो इन 3 मुख्य भागों में राजस्थान का अपवाह तंत्र वर्गीकृत किया गया है। अतः तीसरा विकल्प ही बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 क्या है साथियों? आंतरिक जल प्रवाह नदियों से संबंधित सही कथन नहीं है। इनका जल समुद्र में मिलता है, इनका जल समुद्र में नहीं जाता है। यह नदियाँ एक निश्चित क्षेत्र में बहती है और यह राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तो देखिए, जो विकल्प यहाँ पर आंतरिक जल प्रवाह नदियों से संबंधित सही नहीं है, सही कथन नहीं है, ये पूछा गया है, वो आपको देखना है प्रश्न नंबर 2 में। तो दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा साथियों आपके विकल्प नंबर 1। ये कह रहा है इनका जल समुद्र में मिलता है। तो आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियों का जो जल है वो समुद्र में नहीं मिलता है साथियों, बल्कि ये पहले ही विलुप्त हो जाती है समुद्र में जाने से पहले ही। तो पहला कथन असत्य है, बाकी तीनों ही कथन सत्य है। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा दूसरे प्रश्न में। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान में आंतरिक अपवाह वाली नदी नहीं है। घग्गर नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी और जोजड़ी नदी। जो नदी यहाँ पर आंतरिक अपवाह वाली नदी नहीं है वो किस विकल्प में दे रखी है? प्रश्न संख्या 3 में देखिए, आंतरिक अपवाह वाली नदी वह नदी होती है जो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था, जो अपना जल समुद्र तक नहीं ले जा पाती है। तो जो घग्गर नदी है राजस्थान में बहने वाली जो आंतरिक अपवाह वाली नदी है उसमें सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी, ये आंतरिक अपवाह वाली है। साबी भी आंतरिक अपवाह वाली है, रूपारेल भी आंतरिक अपवाह वाली है। जोजड़ी नदी ये आंतरिक अपवाह वाली नदियों में नहीं आती है। अतः प्रश्न संख्या 3 में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, इनमें से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है? चंबल नदी का, बनास नदी का, सरस्वती नदी का और कांकनी नदी का। तो जिस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है साथियों वो है आपके सरस्वती नदी। इसको घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है मुख्य रूप से। किस नाम से? वर्तमान में इसको घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम है सरस्वती नदी। मृत नदी भी इसको कहते हैं साथियों। देखिए, राजस्थान के 2 ही जिलों में ये नदी बहती है। कौन कौन से जिले में? एक तो हनुमानगढ़ जिले में और एक श्री गंगानगर जिले में। 2 ही जिलों में बहती है और वर्तमान में तो ये गंगानगर में जाकर ही विलुप्त हो जाती है, लेकिन इसमें जब ज़्यादा पानी आता है तो ये पाकिस्तान तक पहुंच जाती है साथियों। पाकिस्तान में इसको हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4 में तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है,
घग्गर नदी के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन देखना है आपको घग्गर नदी के संबंध में। असत्य मतलब गलत जो कथन है उसको देखना है। तो पहला विकल्प, इसका उद्गम कालका के समीप हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से होता है। दूसरा है राजस्थान में प्रवेश टिब्बी हनुमानगढ़ में करती है। तीसरा है घग्गर नदी का जो उपनाम है वो नट नदी, मृत नदी, हकरा नदी, प्राचीन सरस्वती नदी और दृश्य द्वैती नदी है। और चौथा विकल्प है राजस्थान में यह नदी मात्र 2 जिलों में बहती है, हनुमानगढ़ व टोंक जिलों में। तो प्रश्न नंबर 5 में जो कथन आपको असत्य लग रहा है वो कौन सा है? तो 5वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। साथियों, आपके सही आंसर है चौथा विकल्प। क्यों? क्योंकि चौथा विकल्प आपके कह रहे हैं कि घग्गर नदी राजस्थान में मात्र 2 जिलों में बहती है, जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन कौन से 2 जिलों में? हनुमानगढ़ में बहती है, सही है, लेकिन टोंक में नहीं बहती है। ये किस में बहती है? श्रीगंगानगर में बहती है। अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया था। बाकी जो प्रथम, दूसरा और तीसरा विकल्प है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसका उद्गम कालका के समीप हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से होता है। राजस्थान में प्रवेश टिब्बी हनुमानगढ़ से करती है। और इसके जो उपनाम है, नट नदी भी है, मृत नदी भी है, हकरा नदी भी है, प्राचीन सरस्वती नदी भी है और दृश्य द्वैती नदी भी है। किसके? घग्गर नदी के उपनाम है ये। अतः तीनों ही विकल्प सही है चौथे विकल्प को छोड़ करके। 5वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 6ठा प्रश्न देखेंगे। घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित नहीं थी? आयर सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और पीलीभंगा सभ्यता। तो देखो, जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी के किनारे जो सभ्यताएं विकसित थी उनमें कालीबंगा भी थी और पीलीभंगा भी थी और रंगमहल भी थी। ये तीनों ही सभ्यता घग्गर नदी के अंतर्गत जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला है वहाँ पर ये स्थित है साथियों। और आयर जो सभ्यता है ये आपके बेड़ज नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, बेड़ज जिसको आहड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसी के किनारे आयर सभ्यता विकसित हुई थी। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 7 क्या पूछ रहा है आपसे? सरस्वती नदी के संबंध में असत्य कथन है। यह राजस्थान की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय नदी है, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित एकमात्र झील तालवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है और इस नदी में जब बाढ़ आती है तब इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान में इस नदी को अकरा कहा जाता है। तो इनमें से जो कथन आपको सरस्वती या घग्गर नदी के संबंध में, भाई सरस्वती नदी किसका प्राचीन नाम है? घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम है। तो जो कथन आपको घग्गर या सरस्वती नदी के संबंध में असत्य लग रहा है वो किस विकल्प में है? साथियों, राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 1। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है, बल्कि राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है आपके सरस्वती नदी या घग्गर नदी। अतः विकल्प 1 आपके असत्य कथन है। बाकी आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है राजस्थान की, पूर्ण रूप से नहीं, ओनली आंतरिक अपवाह तंत्र की। ठीक है, इसके द्वारा जो निर्मित झील है एकमात्र झील तालवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। और ये नदी जब इसमें जब पानी ज़्यादा आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो इसका पानी कहाँ तक पहुँच जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। और पाकिस्तान का जो फोर्ट अब्बास है ये इस नदी का अंतिम स्थल है साथियों, अंतिम बिंदु है, समापन स्थल है इसका। और इस नदी को पाकिस्तान में हकरा के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प तो सत्य है, लेकिन पहला विकल्प क्या है? असत्य है। और आपको असत्य ही देख रहा था। अतः 7वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र है हाड़ौती, शेखावटी, पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र पूछा गया है साथियों। किस क्षेत्र में कांतली नदी बहती है? तो प्रश्न संख्या 8 में राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। 8वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, कांतली नदी शेखावटी क्षेत्र में बहती है। जो आपके चूरू है, जो आपके सीकर है और जो आपके झुंझुनू है, ये 3 जिले किस में आते हैं साथियों? ये आपके शेखावटी क्षेत्र में आते हैं। और तीनों ही जिलों में आपके कौन सी नदी बहती है? कांतली नदी बहती है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 8 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9 क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 9, कांतली नदी के संबंध में असत्य कथन है। इसका उद्गम स्थल खंडेला शिखर है, इसका अंतिम स्थल चूरू की सीमा है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है आंतरिक दृष्टि से। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से
आंतरिक प्रवाह शब्द छूटा है, या फिर ऐसा। चलो एक बार विकल्पों को देखते हैं, क्या पता जान करके ऐसा हुआ है। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता व सुनारी सभ्यता विकसित हुई थी। तो इस प्रश्न का तो आंसर मैंने ही बता दिया, क्योंकि इसमें 3 विकल्प तो सही है, लेकिन जो तीसरा विकल्प है, पहला दूसरा तो सही है, चौथा भी सही है, तीसरा विकल्प गलत है साथियों। क्यों? क्योंकि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी नहीं है ये, बल्कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पर आंतरिक प्रवाह शब्द छूटा नहीं है, बल्कि जान करके छोड़ा गया है, ताकि क्वेश्चन गलत हो जाए आपका। ठीक है, क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास किया गया है इसमें। तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर होगा साथियों। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कांतली नदी है, और आंतरिक दृष्टि से आंतरिक दृष्टि से जो सबसे लंबी नदी है राजस्थान की, वो आपके घग्गर है। ठीक है, जो आपके आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से पूछे तो घग्गर सही होगा, लेकिन पूर्णतः शब्द आ जाए तो फिर कांतली नदी सही होगा साथियों। लेकिन आंतरिक प्रवाह शब्द भी आना चाहिए आपके, इसीलिए तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है, असत्य कथन है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा विकल्प क्या है, सत्य कथन है। तो चलिए 10वें प्रश्न को देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। तो साबी है, मंथा है, रूपारेल है और काकरेई नदी है। साथियों, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी नदी के बारे में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 में जो सही उत्तर है वो रहेगा कांकरेई नदी। कौन सी नदी? कांकरेई नदी है। साथियों, आंतरिक अफवाह की दृष्टि से ये जो कांकरेई नदी है, ये राजस्थान के किस जिले में बहती है? जैसलमेर जिले में ये नदी बहती है, और इस नदी की जो कुल लंबाई है मात्र 17 किलोमीटर ही है साथियों। कितनी है? 17 किलोमीटर। तो विकल्प 4 आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। आपके 11वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो कांकरेई नदी है इसको मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक प्रश्न देखो, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, कोई सी भी चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ये बात याद रखना। इसलिए नोट्स बनाते चलना साथियों। नोट्स बनाओगे तो जो चीज़ें पैसे देकर पढ़ोगे उससे भी बेटर चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नोट्स बना करके आपको पढ़ना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा चीज़ों को। कांकरेई नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मसूरदी। हर एक चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखी है, ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। 11वें प्रश्न में देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 11। लसवारी नदी, वराह नदी, रूपनारायण नदी इत्यादि किस नदी के उपनाम हैं? साबी के, मंथा के, रूपारेल के और काकनेई के। तो ये चीज़ें भी मैंने आपको पढ़ा रखी है। लसवारी नदी, वराह नदी और रूपनारायण जो नदी है, ये जो उपनाम है, ये इनमें से जिस नदी के है साथियों, वो है आपके रूपारेल नदी के। रूपारेल नदी को लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है, वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है, और रूपनारायण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अतः विकल्प 3 आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। मेंथा नदी राजस्थान के किन 2 जिलों में बहती है? जयपुर व नागौर, अलवर व भरतपुर, उदयपुर व राजसमंद और बाड़मेर व जैसलमेर। 12वें प्रश्न में अगर हम देखें, जो मेंथा नदी है साथियों, राजस्थान के 2 जिलों में ही बहती है, और वो 2 जिले कौन कौन से? जयपुर में इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, और नागौर में ये समाप्त हो जाती है। तो साथियों, जयपुर और नागौर 2 जिलों में आपके मेंथा नदी बहती है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 क्या पूछ रहा है साथियों? 13वें प्रश्न में पूछा गया है, साबी नदी का उद्गम स्थल है सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर, मनोहरपुरा जयपुर, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर और कोटरी पहाड़ियाँ जैसलमेर। तो देखो, साबी नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है प्रश्न संख्या 13 में। साथियों, साबी नदी का उद्गम स्थल जो है वो है सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से इसका उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से साबी नदी का होता है साथियों। याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। विकल्प 1 आपके 13वें प्रश्न में सही है। चलिए 14वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14। साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? नौ सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता और बेड़त सभ्यता। तो बेड़त सभ्यता तो कोई नहीं थी साथियों, 8 सभ्यता थी, गलत है। रंगमहल आपके हनुमानगढ़ जिले में विकसित थी, तो ये भी गलत है। 9 या जोधपुरा। तो साथियों, जो आपके साबी नदी है इसके किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी वो थी आपके जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में है साथियों। कहाँ पर है? जयपुर में। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे।
15वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15 क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 15 है, मेंथा नदी किस झील में मिलकर समाप्त हो जाती है? डिडवाना झील में, जयसमंद झील में, राजसमंद झील में और सांभर झील में। तो देखो, मेंथा नदी की बात की जा रही है यहाँ पर। ये जिस झील में मिलकर के समाप्त हो जाती है उस झील का नाम पूछा है प्रश्न नंबर 15 में। राइट आंसर है सांभर झील। कौन सी झील? सांभर झील में जाकर के मेंथा नदी समाप्त हो जाती है। इस झील में इसका विलय हो जाता है साथियों। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो मेंथा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मनोहरपुरा जयपुर में है, जबकि सेवर जयपुर में। साथियों, सेवर जयपुर में अभी हमने जो पिछला 14वां प्रश्न पढ़ा था, इसमें क्या देखा था कि भाई साबी नदी 13वां साबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर है साथियों। और जो आपके 15वां प्रश्न हम देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं कि जो मेंथा नदी है ये किस झील में समाप्त हो रही है? तो इसका जो समाप्ति स्थल है वो है आपके सांभर झील, जबकि इसका उद्गम भी जयपुर से है, लेकिन सेवर से नहीं है बल्कि मनोहरपुरा से है। तो चौथा विकल्प आपके 15वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। रूपारेल नदी पर सीकरी बांध कहाँ बना हुआ है? अलवर, भरतपुर, दौसा और टोंक। तो देखो, रूपारेल नदी पर सीकरी बांध जिस जिले में बना हुआ है उस जिले के बारे में आपको प्रश्न संख्या 16 में बताना है। साथियों, रूपारेल नदी पर जो सीकरी बांध बना हुआ है वो भरतपुर में बना हुआ है। और रूपारेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भरतपुर की जीवन रेखा भी रूपारेल नदी को कहते हैं। और इसमें जो सीकरी बांध है ये भरतपुर में ही बना हुआ है रूपारेल नदी पर। तो विकल्प 2 आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 17वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17 क्या है? भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर तो मैंने पिछले प्रश्न में बता दिया। किसको कहा जाता है? साबी को जी नहीं, बामनी को भी नहीं, बल्कि रूपारेल नदी को। पिछले प्रश्न में ये तो बताया था कि रूपारेल नदी पर जो सीकरी बांध बना हुआ है वो भरतपुर में बना हुआ है। और इसी को किसको? रूपारेल नदी को ही भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है साथियों। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न देख लेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 18 क्या है? अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? साबी नदी है, खंडेला नदी है, कांकनी नदी है और द्रव्यवती नदी है। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी पूछी जा रही है साथियों। 18वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 में सही रहेगा। चीज़ें अगर पढ़ रखी है तो गलत होना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, गलत भी हो जाए। पढ़ रखी गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको सुधारो आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सुधारना। 18वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है आपके साबी नदी। कौन सी नदी है? साबी नदी है। विकल्प 1 आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे। कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं, तोरावटी कहते हैं, पाट कहते हैं और नाली कहते हैं। तो साथियों देखो, बेसिन नहीं कहा जाता है। नाली तो क्या है? नाली किसको कहते हैं साथियों? जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको तो नाली कहते हैं। और घग्गर नदी का जो मैदानी क्षेत्र है इसको पाट कहते हैं। और जो कांतली नदी का बहाव क्षेत्र है इसको तोरावटी के नाम से जाना जाता है, तोरावटी के नाम से। विकल्प 2 आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। बुझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? मेनाल नदी, सूखड़ी नदी, कांकनी नदी और बांडी नदी। देखो, बुझ झील राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है साथियों। और इस झील का निर्माण कांकनी नदी के द्वारा किया जाता है। कांकनी नदी ही कांकनी नदी, अलग अलग नहीं, एक ये दोनों, कांकनी नदी के दो या कांकनी नदी के दो। राजस्थान में मात्र 17 किलोमीटर बहती है साथियों ये नदी। और बुझ झील का ये निर्माण करती है, यहीं पर इसका समापन स्थल भी है। तो थर्ड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न संख्या 21। बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं जाने वाली नदी का चयन कीजिए। बनास नदी, चंबल नदी, बाणगंगा नदी और लूनी नदी। तो जो नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं जाती है, देखो ये आपके आंतरिक प्रवाह वाली नदी तो ये लगभग राजस्थान में या इसके जस्ट थोड़ी बाहर ही खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन साथियों जो हमने विभाजन किया था अपवाह तंत्र का, उसमें 2-3 चीज़ें देखी थी। एक तो आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ थी और एक आपके अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ थी। तो देखो, चंबल नदी इधर जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ, बनास नदी भी इधर जाती है चंबल की सहायक है,
बाणगंगा नदी भी चंबल की सहायक है, तो ये भी इधर ही जाती है साथियों, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन जो लूनी नदी है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं, बल्कि इसका भाव क्षेत्र इधर है, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है, बल्कि अरब सागर अपवाह तंत्र के अंतर्गत ये आती है लूनी नदी। विकल्प 4 आपके 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 22वां प्रश्न देखेंगे साथियों। चलिए 22वां प्रश्न क्या है। चंबल नदी का उद्गम होता है हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से। तो भाई ऐसा है, चंबल नदी का जो उद्गम हरियाणा से नहीं है, ना ही यूपी से, ना ही राजस्थान से, बल्कि इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश, एमपी से। शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं साथियों। तो एमपी से इसका उद्गम स्थल होता है और जानापाव की पहाड़ियों में, ठीक है। एमपी में भी स्थान की पूछ ले कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो एमपी से तो होता है, लेकिन एमपी में भी कहाँ से होता है, तो जानापाव की पहाड़ियाँ पड़ती है साथियों मध्य प्रदेश में, वहीं से चंबल नदी का उद्गम होता है। पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प 2 आपके प्रश्न 22 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 23। चंबल नदी को इस नाम से नहीं जाना जाता है, नित्यवाही नदी, राजस्थान की कामधेनु, चर्मण्यवती और सागरधारी। तो जिस नाम से चंबल नदी को नहीं जाना जाता है वो इनमें से किस विकल्प में है। देखो, चंबल नदी को नित्यवाही भी कहते हैं, ठीक है, या फिर 12मासी भी आप इसको कह दो, 12मासी भी आप इसको कह सकते हो चंबल नदी को। राजस्थान की कामधेनु भी इसे कहते हैं और चर्मण्यवती के नाम से भी इसको जाना जाता है, लेकिन सागरधारी नदी के नाम से चंबल नदी को नहीं जाना जाता है। अतः प्रश्न नंबर 23 में आपके जो चौथा विकल्प है यही आपके 23वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो 24वां प्रश्न देखेंगे। चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश किस जिले से होता है, भीलवाड़ा से, उदयपुर से, बांसवाड़ा से और चित्तौड़ से। तो ये रही आपके चंबल नदी। जानापाव की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है और एमपी से निकल के ये राजस्थान में बहती है साथियों। चित्तौड़गढ़ जिले में इसका आगमन होता है राजस्थान में। किस जिले से होता है, चित्तौड़ जिले से होता है साथियों। तो चित्तौड़गढ़ वाला जो चौथा विकल्प है आपके, ठीक है, यहाँ से होता है ना, वो आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 24 में। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि चित्तौड़गढ़ में भी कौन से स्थान से इसका आगमन होता है राजस्थान में, तो चौरासीगढ़ नामक इस एक स्थान पड़ता है। चौरासीगढ़ कहाँ पर पड़ता है, ये चित्तौड़ में पड़ता है साथियों। चौरासीगढ़ नामक स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और साथियों इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 की ओर। यहाँ चौथा विकल्प आपके सही है 24 में। 25वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 25 क्या है। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, 4 जिलों में, 5 जिलों में, 6 जिलों में और 3 जिलों में। तो ऐसा है भाई, पढ़ा रखा है एक एक चीज़ आपको कि भाई चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों जो चंबल नदी है राजस्थान के 6 जिलों में बहने वाली नदी है। कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में। तीसरा विकल्प आपके 25 का सही उत्तर होगा। 6 जिले कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। चित्तौड़ में चौरासीगढ़ के यहाँ से ये प्रवेश करती है। कहाँ से, चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश कर रही है साथियों। तो चौरासीगढ़ चित्तौड़ ये रहा आपके। फिर इसके बाद में ये कोटा की तरफ बढ़ती है, कोटा से बूंदी की तरफ बढ़ती है, बूंदी से सवाई माधोपुर की तरफ बढ़ती है, सवाई माधोपुर से करौली और करौली से धौलपुर। तो इस प्रकार राजस्थान के कुल 6 जिलों में बहने वाली नदी है आपके चंबल नदी साथियों, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 25 में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। देखिए चित्तौड़ सही है, कोटा सही है, कोटा के बाद बूंदी सही है, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर सही है, सवाई माधोपुर के बाद करौली सही है और करौली के बाद धौलपुर। ये 6 जिले ही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्लस का चिन्ह यहाँ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से छूट गया है। तो थर्ड विकल्प 25 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। आपके 26वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या है। चंबल नदी से संबंधित बेमेल है। विकल्प है इस नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, जिसमें से 135 किलोमीटर राजस्थान में है। यह नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तीसरा है चंबल नदी एमपी प्लस राजस्थान प्लस यूपी इन 3 राज्यों में बहती है। और चौथा इस नदी में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है। तो 26 में बताइए भाई, चंबल नदी से संबंधित जो बेमेल कथन है वो आपको देखना है प्रश्न नंबर 26 में। पहले विकल्प की बात करें तो कुल लंबाई 966 सही है, राजस्थान में 135 सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही कथन है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ये गलत है साथियों। क्यों, क्योंकि पूर्णतः है नहीं है, पूर्णतः तो गलत हो गया, पूर्णतः शब्द नहीं आएगा।
पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नहीं है बल्कि बनास है। कौन सी है? बनास है साथियों। 26 में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। एमपी, राजस्थान और यूपी तीन राज्यों में बहती है और सर्वाधिक अवनाली का प्रदान भी इससे होता है। तीसरा सही है, चौथा सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सिर्फ राजस्थान में ही बहती है जो, तो वो आपके बनास नदी है साथियों। ये आपका आंसर गलत है, दूसरा वाला। 26 में सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट 27 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 27वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 27 आपसे क्या पूछ रहा है साथियों। प्रश्न संख्या 27 को देखेंगे। देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो चंबल ही है, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में पूछे, देखो दोनों सिचुएशन को समझना। पूर्णतः राजस्थान में पूछे तो आपके क्या आएगा साथियों, आपके बनास नदी आएगा। आंतरिक अफवाह की दृष्टि से पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो घग्गर आएगा। आंतरिक अफवाह की दृष्टि से पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो फिर वहाँ पर घग्गर नहीं आएगा साथियों आपके, फिर वहाँ पर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। देखिए, ऐसी स्थिति में अगर आंतरिक अफवाह की दृष्टि से पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, तो फिर वहाँ कांतली सही हो जाएगा आपका। लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो चंबल आंसर नहीं होगा, बल्कि कौन सा आंसर होगा साथियों, बनास आंसर आपका होगा। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो फिर चंबल आंसर हो जाएगा आपके। इसी वजह से आपके इस प्रश्न में 26 में आपके जो सेकंड विकल्प है यही आपका सही उत्तर है। चलिए 27 की ओर बढ़ेंगे। आपके 27वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27, चंबल नदी पर राजस्थान में कुल कितने बांध बने हुए हैं? 1, 2, 3, 4। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 27 में सही रहेगा। देखो, चंबल नदी पर राजस्थान में कुल जो बांध बने हुए हैं वो 3 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं? 3 बांध। जबकि चंबल नदी पर कुल बांध पूछे तो 4 सही होगा, लेकिन कुल नहीं पूछे, राजस्थान में पूछे। राजस्थान में कुल पूछे तो 3 होगा, और राजस्थान नहीं दे रखा हो तो 4 सही होगा आपका। थर्ड विकल्प 27 में सही है। देखो, कौन कौन से 4 बांध बंधे हुए हैं चंबल नदी पर, तो कुल तो 4 बांध बने हुए हैं। 3 तो राजस्थान में और 1 एमपी में। एमपी में गांधी सागर है और राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ये तीनों बांध राजस्थान में बने हुए हैं, जबकि एमपी में बना हुआ है गांधी सागर, और यहाँ राजस्थान पूछे इसलिए थर्ड विकल्प ही सही रहेगा 27 में। चलिए 28वां प्रश्न देख लेते हैं। बेसरोडगढ़ जलप्रपात किस जिले में है? भीलवाड़ा में, चित्तौड़ में, प्रतापगढ़ में और बांसवाड़ा में। साथियों 28 में आपके इनमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो देखो, 28वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके जो बेसरोडगढ़ जलप्रपात है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। दूसरा विकल्प 28 में सही है। देखिए, जो बेसरोडगढ़ जलप्रपात है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। 18 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये चंबल नदी पर ही है साथियों। किस नदी पर है? चंबल नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात साथियों? बेसरोडगढ़ जलप्रपात। तो 28 में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट 29 की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न देखेंगे। चंबल की सहायक नदी नहीं है बनास, काली सिंध, पार्वती और लूनी। तो इनमें से देखो, बनास भी चंबल में मिलती है, काली सिंध भी चंबल में मिलती है और पार्वती भी चंबल में मिलती है। लूनी नहीं मिलती है। लूनी तो बिल्कुल आपके चेंज हो गया ना, अरब सागर की तरफ जाने वाली नदी है ये तो। और ये चंबल तो किधर जाती है? बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है साथियों। विकल्प 4 आपके 29 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। 30वां प्रश्न है, बनास नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं? 1, 2, 3, 4। तो साथियों बनास नदी पर कुल बांधों की संख्या कितनी है? 3 है। कितने बांध बने हुए हैं बनास नदी पर? 3 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो देखो, इसरदा बांध बना हुआ है, बिसलपुर बांध बना हुआ है और नंदसमंद बांध बना हुआ है बनास नदी पर। किसकी सहायक नदी है बनास नदी? चंबल नदी की सहायक नदी है साथियों। और इस पर कुल बांध कितने बने हुए? 3 बांध बने हुए हैं। थर्ड विकल्प 30वें प्रश्न में सही है। चलिए प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31वां प्रश्न देखेंगे। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, सीप, बनास और लूनी। मैंने आपको पिछले प्रश्नों में बताया था कि पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो बनास आएगा, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो चंबल आएगा। तो लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से पूछा गया है, इसीलिए साथियों प्रश्न नंबर 31 में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा। देखो, राजस्थान में इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर और कुल लंबाई भी इसकी 480 किलोमीटर ही है।
ये सिर्फ राजस्थान में बहती है साथियों बनास नदी। तो विकल्प नंबर आपके 3 सही रहेगा प्रश्न नंबर 31 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। 32वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32, बनास नदी से संबंधित बेमेल कथन है। उद्गम स्थल इसका राजसमंद जिले में स्थित खमनोर की पहाड़ियों से होता है। इसका भाव क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, करौली, टोंक और सवाई माधोपुर है। इसके उपनाम वशिष्ठी और वन की आशा है। और इसका समापन रामेश्वर, सवाई माधोपुर में, चंबल में ये मिल जाती है साथियों। तो जो बनास नदी के संबंध में आपको जो कथन बेमेल लग रहा है, बेमेल मतलब गलत लग रहा है, उस कथन का चयन प्रश्न नंबर 32 में आपको करना है साथियों। राइट आंसर देखें तो दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। इसका भाव क्षेत्र गलत दे रखा है, एक ही जिला चेंजेज है इसमें। देखिए राजसमंद जिले में बहती है, चित्तौड़ में बहती है, भीलवाड़ा में बहती है, लेकिन करौली नहीं जाती है। बल्कि भीलवाड़ा से कहाँ जाती है, अजमेर में जाती है, अजमेर से जाती है ये टोंक में, और टोंक से जाती है सवाई माधोपुर में। तो साथियों सवाई माधोपुर में ये चंबल नदी से मिल जाती है। तो ये आपके बनास नदी से संबंधित बेमेल कथन है। इसका उपनाम वशिष्ठी और वन की आशा है। राजसमंद जिले में स्थित खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और इसका समापन रामेश्वर, सवाई माधोपुर में होता है साथियों। तो ये तीनों ही कथन सत्य है, पहला भी, तीसरा भी और चौथा भी। दूसरा कथन असत्य है, इसीलिए प्रश्न संख्या 32 में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 33वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 33 क्या है, देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि राजसमंद में बहती है, चित्तौड़ में बहती है, भीलवाड़ा में बहती है, लेकिन करौली में नहीं, बल्कि अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ नोट करके भी लिख दी है ताकि चीज़ें आपके बिल्कुल क्लियर हो। प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ते हैं। चंबल, बनास, सीप का त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? बूंदी, माधोपुर, टोंक और अजमेर। तो चंबल, बनास और सीप। त्रिवेणी संगम का मतलब क्या होता है? जहाँ 3 नदियाँ आपस में मिलती है। तो देखो जो चंबल, बनास, सीप जिस स्थान पे मिलती है साथियों, वो है आपके रामेश्वर नामक स्थान, जो कि कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। यहीं पर चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न का। विकल्प 2 सही रहेगा 33वें प्रश्न में साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 34वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? प्रश्न नंबर 34, बनास नदी का जल अंत में जाता है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, बीच में ही लुप्त हो जाता है और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो विकल्प से हटा दीजिए, बीच में लुप्त भी नहीं होता है, बल्कि बनास नदी किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। और चंबल का पानी कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में। अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 35वां प्रश्न, मेनाल नदी का बहाव क्षेत्र है चित्तौड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़ कोटा, चित्तौड़ डूंगरपुर और चित्तौड़ प्रतापगढ़। मतलब चित्तौड़ में तो है इसका बहाव क्षेत्र, लेकिन साथियों चित्तौड़ कोटा में है, डूंगरपुर में है, प्रतापगढ़ में है या भीलवाड़ा में। 35वें प्रश्न में देखिए जो मेनाल नदी है यह राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में साथियों। विकल्प 1 आपके 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। 36वां प्रश्न देखेंगे। देखो एक और चीज़ याद रखना, मेनाल नदी का उद्गम क्षेत्र भी मैंने लिखा है, बेगू चित्तौड़ से इसका उद्गम होता है और इसका समाप्ति स्थल बिगोद भीलवाड़ा में है। तो दोनों ही चीज़ याद रखना है मेनाल नदी के बारे में। उद्गम स्थल का है मेनाल नदी का बेगू चित्तौड़, और समापन स्थल का है इसका तो बिगोद भीलवाड़ा में इसका समापन स्थल है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। आयड़ नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? बेड़त सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बनास सभ्यता और सभी। तो देखो आयड़ नदी के किनारे जिस सभ्यता का विकास होता, बेड़त कोई सभ्यता नहीं थी बल्कि आहड़ सभ्यता थी। बेड़त तो इस नदी को जाना जाता है साथियों बेड़त नाम से। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 36 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 37 की तरफ। तो आपके 37वां प्रश्न, बेड़त नदी का उद्गम स्थल है मेनाल, भीलवाड़ा, बेगू चित्तौड़, दिवेर राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर। 37 में बताइएगा। देखिए बेड़त नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, ये आपके राजस्थान में जो बेड़त नदी है ये आपके उदयपुर जो जिला है साथियों यहाँ से इसका उद्गम होता है। और उदयपुर में भी कौन से स्थान पर? गोगुंदा नामक स्थान पर साथियों। चौथा विकल्प आपके 37 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। 38वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें फैक्ट वाली चीज़ें जान लो। नोट करके लिखा है अपने उद्गम स्थल गोगुंदा उदयपुर से बेड़त नदी उदय सागर झील में मिल जाती है, और जब ये उस झील से बाहर निकलती है तो उसके आगे उसको आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। पहले तो इसको बेड़त नदी कहते थे उदय सागर झील तक,
लेकिन जैसे ही उदय सागर झील के आगे जाती है तो इसको आयर नदी के नाम से जाना जाता है साथियों। उदय सागर झील से निकलने के बाद यह नदी बेड़त नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको विशेष तौर पे याद रखना है आपको, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। 38वां प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 38 क्या पूछ रहा है? देखो 37वें में कौन सा बताया है आपको? बिल्कुल चौथा विकल्प बताया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 38वां प्रश्न, कोठारी नदी के संबंध में असत्य कथन है। इसका उद्गम स्थल दिवेल राजसमंद है। यह राजसमंद उदयपुर व भीलवाड़ा में जिले में बहती है। यह नदी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है और इस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है जो कि कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो जो कथन आपको सत्य लग रहा है प्रश्न नंबर 38 में, उसका चयन करना है आपको। देखो इसका जो उद्गम स्थल है दिवेल राजसमंद है, आपके जो कोठारी नदी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस नदी को मांडलगढ़ भीलवाड़ा, इस नदी पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनास नदी मिल जाती है इसमें, ठीक है, ये भी सही है। इस नदी पर मेजा बांध भीलवाड़ा में बना हुआ है, ये भी सही है। लेकिन राजसमंद उदयपुर व भीलवाड़ा में इसका प्रभाव नहीं है साथियों। 38वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका सही है, क्योंकि ये पूछ रहे असत्य कथन। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल असत्य कथन है। इसका जो बहाव क्षेत्र है 3 में नहीं बल्कि 2 जिलों में है। कितने जिलों में है? 2 जिलों में। कौन कौन से? राजसमंद में और भीलवाड़ा में ये बहती है, उदयपुर में नहीं बहती है साथियों आपके ये। साथियों विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर आपके 38 में सही रहेगा दूसरा प्रश्न, दूसरा विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। कमेंट करना 40 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना साथियों। तो 39वां प्रश्न देखेंगे। 38वें में आपके दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 39 साथियों, इसके पहले 39 प्रश्न पढ़ने के पहले मैंने एक और नोट करके लिखा है कि कोठारी नदी के किनारे भागोर सभ्यता भीलवाड़ा में विकसित हुई थी। कोठारी नदी के बारे में हमने पढ़ा है। असत्य कथन क्या था साथियों यहाँ पर? कि ये राजसमंद और भीलवाड़ा में बहती है, ये आपका आंसर था, ठीक है। उदयपुर में नहीं बहती है। लेकिन कोठारी नदी के ही किनारे साथियों एक सभ्यता भी विकसित हुई थी जिसका नाम है साथियों भागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? भागोर सभ्यता। तो अतः 38वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। चलिए सेकंड लास्ट मतलब 39वां प्रश्न, बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से कौन सी नदी का उद्गम होता है? खारी, कोठारी, मेनाल और बेड़त। तो देखो बेड़च का तो नहीं होता है, खारी, कोठारी या मेनाल आपके प्रश्न नंबर 39 में सही है साथियों। खारी जो नदी है इसका उद्गम बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। विकल्प एक ही सही रहेगा 39वें में। अब आज का अंतिम और 40वां प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना 40 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। चलिए आज का अंतिम और 40वां प्रश्न, खारी नदी का बहाव क्षेत्र कितने जिलों में? 1, 2, 3 और 4। तो साथियों 40वें प्रश्न में देखिएगा, खारी नदी का बहाव क्षेत्र 1 में नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, बल्कि 4 जिलों में। कितने जिलों में? 4 जिलों में। फोर्थ विकल्प 40वें में सही है। 4 जिले कौन कौन से हैं? तो ये आपके राजसमंद जिले में बहती है, भीलवाड़ा में बहती है, अजमेर में बहती है और टोंक में बहती है। साथियों ये बनास की सहायक नदी है। कौन सी नदी है साथियों? ये बनास की सहायक नदी है खारी नदी। तो विकल्प 4 आपके सही रहेगा प्रश्न नंबर 40 में। कंप्लीट होता है आज का ये टेस्ट। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।